अच्छा जी, क्वेश्चन 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें से कौन सा खर्चा इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है। पहली चीज़ है एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में आप बाद में पढ़ोगे। एबनॉर्मल वेस्टेज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी वेस्टेज जो आम हालात में अकर ना हो, आम हालात में अकर ना हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से अकर हो जाए, वन ऑफ इवेंट हो जाए। आप कोई चीज़ कोई प्रोसेस चला रहे थे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे थे, एकदम से जो है वो लेट से आप लकड़ी से जो है वो फर्नीचर बना रहे थे, और जो है वो लकड़ी जो है वो आपका कोई कारीगर नया नया आया था, उसने जो है गलती से दो हिस्से कर दिए। आम हालात में नहीं होता। इस तरह का जो वेस्टेज है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं होता है। एबनॉर्मल वेस्ट या एबनॉर्मल लॉस जो है वो एक बहुत बड़ी उसकी ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो वो आप बाद में पढ़ोगे, इसके लिए आप फिक्र नहीं करना। लेकिन अभी ये याद रखो, इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं होता। स्टोरेज की कॉस्ट, इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेलिंग कॉस्ट, उसको बेचने के लिए खर्चे किए जा रहे हैं। जो चीज़ शामिल होगी वो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनकर करते हो, वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। फिनिश गुड्स आपकी इन्वेंट्री है। ऐसा खर्चा जो आप इनकर करते हो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर का खर्चा भी आता है, यानी कि अगर कोई मज़दूर कोई खर्चा इनकर कर रहा है, मज़दूर को मजदूरी दे रहा हूँ, या ओवरहेड्स भी आते हैं। ओवरहेड्स जो है वो बहुत सारी तरह के होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स की एक मिसाल है रेंट। रेंट फिक्स्ड ओवरहेड है, इसलिए क्योंकि पूरे साल का एक ही जितना रेंट देना होता है, चाहे मैं जितनी भी प्रोडक्शन करूँ। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाने के लिए मैं कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, वो मेरा ओवरहेड है। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करूँगा उतना ज़्यादा बिजली का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा, तो ये मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो इस हिसाब से मेरा आंसर 11 का जो है ना वो डी होगा। 12 पर आते हैं। 12 में लिखा हुआ है स्पाइस लिमिटेड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना वर्थ 10 मिलियन। दे पेड 800,000 एज इम्पोर्ट ड्यूटी एंड 200,000 एज इम्पोर्ट टैक्सेस। द इम्पोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ऐसा टैक्स आप पे कर रहे हो जो गवर्नमेंट आपको बाद में रिफ़ंड कर देगी, तो उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करते, उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। और टैक्स के पेपर में आप ऐसे टैक्सेस की ट्रीटमेंट भी पढ़ोगे। फिर लिखा हुआ है दे पेड 150,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल फ्रॉम चाइना एंड अनदर 200,000 एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मटीरियल एट चाइना। Marketing expenses were 100,000 and the general administrative overheads amounted to 200,000. What will be the value of inventory? Inventory की वैल्यू क्या होगी? जब हम इन्वेंट्री की वैल्यू की बात करते हैं तो IAS 2 हमें ये कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आप इनकर कर रहे हो ताकि आपकी इन्वेंट्री किसी ऐसी कंडीशन में आ जाए जिस कंडीशन में आप उसको बेचना चाहते हो, तो वो सारा खर्चा आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करोगे, ऐड करोगे, पाइलअप करोगे, इंक्लूड करोगे। इस हिसाब से इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है 10 मिलियन की, ये खर्चा है, जाहिर सी बात है, मैंने इन्वेंट्री ख़रीदी। उसके बाद मैंने 800,000 कोई ड्यूटी पे करी, ये भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल होगी, क्योंकि जब मैं अपने मुल्क से इन्वेंट्री को लाना चाहता हूँ तो उसके लिए ये खर्चा इनकर करता हूँ। ये जो 2 लाख रुपए के इंपोर्ट टैक्सेस हैं ये शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये रिफंडेबल इंपोर्ट टैक्सेस हैं, और IAS 2 स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी रिफंडेबल इंपोर्ट टैक्स होगा तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में हरगिज़ शामिल नहीं किया जाएगा। They paid rupees 150,000 for transportation of the material from China। ये 150,000 शामिल होगा इसलिए क्योंकि ये मैं इन्वेंट्री को कैरेज इन्वर्ट्स पे कर रहा हूँ, फ्रेट इन्वर्ट्स पे कर रहा हूँ, कोई ऐसा खर्चा पे कर रहा हूँ जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी कि मुझे जहाँ इन्वेंट्री चाहिए वहाँ पे लेकर आने के लिए मैं पे कर रहा हूँ। एंड अनदर रुपीज़ 200,000 एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग ऑफ मटीरियल लोड करने के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा पे किया। ये भी एक ऐसा खर्चा है जो नेसेसरी था टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू माई प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। इसके बाद वाले जो खर्चे हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया 1 लाख रुपए का, जनरल एडमिन ओवरहेड्स हो गए, ये इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये सारे खर्चे तो वो हैं जो मैं इनकर कर रहा हूँ ताकि मैं इन्वेंट्री बेच सकूँ, और ये कोई जनरल खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, इन्वेंट्री को यहाँ पर लेकर आने के खर्चे नहीं हैं। तो टोटल जो खर्चा होगा उसमें आपके पास एक तो 10 मिलियन होगा, प्लस उसमें कर दो आप 8 लाख रुपए, प्लस उसमें कर दो आप 1.5 लाख रुपए, प्लस उसमें कर दो आप 2 लाख रुपए। आपका टोटल खर्चा 111,500,00 इतना बनना चाहिए।
और इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो सी होगा। 13 में लिखा हुआ है एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड, अगर आप जो है वो इन्वेंट्री को अपनी कॉस्ट से एनआरवी पे लेकर आ रहे हो, तो ये जो अमाउंट आपने इन्वेंट्री का कम किया है इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या किया जाता है, किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी, और उसके बाद इसने आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है ट्रीटेड एज अ डेफर्ड एक्सपेंस एंड रिटर्न ऑफ बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ये कोई अनोखी ही बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये जो आपके पास कॉस्ट से आप इसको एनआरवी पे लेकर आए, तो आपके पास जो ये लेट से 500 से वैल्यू कम हुई, इसको फॉरेन एक्सपेंस आउट नहीं करो बल्कि डेफर्ड एक्सपेंस ट्रीट करो, यानी कि बाद में कभी एक्सपेंस आउट करना, और जितनी एवरेज इन्वेंट्री पड़ी हुई है उस हिसाब से कोई फार्मूला बनाकर एक्सपेंस आउट करना। तो ये बड़ी अजीब सी बात कर रहा है। बी में बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द राइट डाउन अकर्स। बिल्कुल ये सही लग रहा है, यानी कि जिस पीरियड में मुझे ये लगता है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट गिर कर और एनआरवी पर चली गई है, तो जितना वैल्यू कम हुई होती है उतना मैं नुकसान अपने पास रिकॉर्ड करता हूँ। आपने शायद ऐसा एक सवाल हमने ऊपर किया था, और अगर आप उस सवाल को रिकॉल करोगे, ये वाला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इसमें हमने देखा था कि इन्वेंट्री की वैल्यू जितने से कम हो रही थी प्रॉफिट उतने से ही कम हो रहा था, यानी कि उतने का हम एक्सपेंस बुक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो बी इसका सही आंसर होगा, आगे फिर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। 14 में लिखा हुआ है कि द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो 14 का क्या आंसर होगा? 14 का आंसर होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जितने की आगे जाकर इन्वेंट्री बिकेगी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी आप कॉस्ट इंकर करोगे, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, और उसको बेचने के लिए जितने भी खर्चे करोगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, इसको हम एनआरवी कहते हैं। देखिए एनआरवी के लिए हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में कोई भी फ्यूचर के ऐसे खर्चे हम माइनस करते हैं जो उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए लाजमी हो। 15 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स मस्ट बी एक्सपेंस। इसमें से कौन सा खर्चा एक्सपेंस आउट होगा? एक्सपेंस आउट का मतलब ये है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। दो तरह के खर्चे होते हैं, या तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट होता है। ए कॉस्ट ऑफ परचेज दैट आर पेड टू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यू की बात करूं तो IAS 2 ये कहता है कि जो परचेज कॉस्ट होगी वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, हिस्सा बनेगी, तो ये एक्सपेंस आउट नहीं होगा, ये कैपिटलाइज होगा। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, इन्वेंट्री बिकेगी तब एक्सपेंस आउट होगा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन रॉ मटेरियल दैट आर पेड टू द अथॉरिटीज़। इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल की जाती हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दैट आर एलोकेटेड टू ईच यूनिट बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज। वेरिएबल ओवरहेड्स को भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही शामिल किया जाता है। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट किया जाता है। कोई भी मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकर कर रहा हूँ, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कमीशन पे कर रहा हूँ, तो उसको मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करता, तो डी आंसर होगा। 16 पर चलते हैं। 16 में लिखा हुआ है कामरान इज़ एन एंटीक डीलर, हिज इन्वेंट्री इंक्लूड्स अ क्लॉक विच कॉस्ट 158,000. कामरान एक्सपेक्ट्स टू स्पेंड 7,000 on repairing the clock, which will mean that he will be able to sell it for 260,000. To replace the same item of inventory would cost 255,000. At what value should the clock be included in Caron's inventory? अच्छा, कामरान जो है वो कैरॉन बन गया, ठीक है। तो बात सारी है कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 158,000। ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है, यानी कि इतने पे मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है। एक चीज़ हो गई। IS2 क्या बोलता है? IS2 ये बोलता है कि अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर रिकॉर्ड करोगे। तो मेरी जो कॉस्ट है वो 158,000 है, एक चीज़ हो गई। फिर लिखा हुआ है कामरान एक्सपेक्ट्स टू स्पेंड 7,000 on repairing the clock, which will mean that he will be able to sell it for 260,000. कामरान इस चीज़ को 260,000 में बेच सकेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और इसको बेचने के लिए 7,000 रुपये की इस क्लॉक को रिपेयर करवाने की ज़रूरत होगी। तो NRV कितनी हो गई? NRV हो गई 253,000, ठीक है।
फिर लिखा हुआ है टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच विल कॉस्ट 255,000। ये इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है। रिप्लेसमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो आप आगे जाकर कवर करोगे। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है, रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसी चीज़ मेरे पास है वैसी ही डिट्टो सेम चीज़ जो है अगर मैं बाज़ार में ख़रीदने जाऊँगा तो मुझे कितने की मिलेगी, और इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी ही बिल्कुल चीज़ मुझे बाज़ार में नई कितने की मिलेगी। एक तरह से परचेस कॉस्ट ही होती है, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कॉस्ट और परचेस कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होता है जो अभी डिस्कस करना रेलेवेंट नहीं है। तो IS2 के हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे रिकॉर्ड करेंगे, और इस हिसाब से 158,000 कम है तो मेरा बी आंसर होगा। 17 पर आते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम। यूनिट कॉस्ट यानी कि एक चीज़ की कॉस्ट कितनी होगी। रॉ मटेरियल 500, लेबर 300, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 100, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 250। तो भाई ये सारी वो कॉस्ट मुझे तो नज़र आ रही हैं जो इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं, शामिल होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखा हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं लिखा हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में PNL में जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जो इन्वेंट्री को बेचने के लिए कैरेज आउटवर्ड्स का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कमीशन का, ये नहीं शामिल होगा। बाकी मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स होंगे, लेबर की कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल आप फिनिश गुड्स बना रहे हो, वही टेबल बना रहे हो, 500 रुपये की लकड़ी ख़रीदी, 100 रुपये मजदूर ने लिए और 300 रुपये मजदूर ने लिए, और 100 रुपये की आपकी बिजली जो है इस्तेमाल हुई, तो 900 रुपये की वैल्यू बन गई। 17 का आंसर सी होगा। 18 पर चलते हैं। 18 में लिखा हुआ है जाजिब एसोसिएट्स हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज्ड। 40 चीज़ें इसके पास, 40 में से 10 जो है वो डैमेज्ड हैं, तो बाकी 30 जो है वो सही होंगी, ठीक है। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹2554 एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस is 2900. The damaged units are expected to be sold at 60% of normal selling price. The selling cost of 150 are incurred on each unit sold, whether normal or damaged. What is the amount of write down of inventory if any? देखिए वो बोलता है कि आपके पास 30 यूनिट सही हैं, 10 यूनिट्स आपके पास जो है ना वो डैमेज्ड है। अच्छा, द कॉस्ट पर यूनिट इज़ 2554। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना वो 2554 है, एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज़ 2900। आम हालात में एक चीज़ जो है उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 2900 है। द डैमेज्ड यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 60% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जो यूनिट्स डैमेज्ड होते हैं वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस का यानी कि 2900 के 60% पर बिकते हैं। तो 2900 का 60% कितना हुआ, 2900 का 60% जो है वो 1740 होता है, 1740, ठीक है जी। जो डैमेज्ड यूनिट्स है ना वो 1740 की सेलिंग प्राइस पर बिकेंगे। द सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹150 आर इनकर्ड ऑन ईच यूनिट। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है वो 150 है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है वो 150 है, ठीक है, वेदर नॉर्मल और डैमेज्ड। अच्छा, जो NRV कितनी आती है, जो यूनिट्स सही हैं 2900 माइनस 150 उनकी NRV 2750 आती है। जो यूनिट्स डैमेज है उनकी NRV 1740 माइनस 150 यानी कि 1590 आती है। अब जो यूनिट्स जो हैं हमारे पास गुड यूनिट्स हैं 30 यूनिट्स, उनको मैं कॉस्ट पर मेजर करूँगा। कॉस्ट पर क्यों मेजर करूँगा, कॉस्ट पर इसलिए मेजर करूँगा क्योंकि ये जो 30 यूनिट्स हैं ये 30 यूनिट्स डैमेज्ड नहीं हैं, और इनको अगर मैं लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV की बात करूं तो ये इनकी NRV है और ये इनकी कॉस्ट है, कॉस्ट कम है। और जो डैमेज 10 यूनिट्स हैं उनके लिए अगर कंपैरिजन करूं तो 1590 और 2554 का कंपैरिजन करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि इनकी जो NRV है ना वो 1590 कम है। तो 30 यूनिट्स वैल्यू होंगे कितने रुपए के हिसाब से, 30 यूनिट्स वैल्यू होंगे 2554 के हिसाब से, और 10 यूनिट्स की वैल्यू निकलनी चाहिए 1590 के हिसाब से। तो इसका मतलब इन्वेंट्री के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू 30 इंटू 2554 प्लस 10 इंटू 1590, टोटल वैल्यू 92520 होनी चाहिए, 92520 होनी चाहिए। अभी ये सारी की सारी 40 की 40 चीज़ें 2554 पर रिकॉर्डेड थी।
तो अभी इनकी वैल्यू बुक्स में 40 की 2554 के हिसाब से 102,160 आ रही थी। यानी कि मैं इनकी वैल्यू को कम कर रहा हूँ, और कितने से कम कर रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 92520 डिफरेंस लिया तो 9640 से वैल्यू जो है इनकी कम हो रही है, तो बी आंसर होगा। आपने ये बताना था कि करंट वैल्यू से नई वैल्यू कितनी कम है, यानी कि ये एनआरबी पर जब कुछ चीज़ें चली गई तो अब वैल्यू में कितना डिक्रीज है, तो 9640 आंसर होगा। 19 पर आते हैं। Ghalib Associates has 20 units of product C4 at cost of 3660 each. The product has been sold at rupees 4000 per unit and rupees 150 commission is paid on each unit sold. गालिब के पास जो है ना वो 20 यूनिट्स है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और इसकी जो कॉस्ट है ना वो 3660 है। द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड एट रुपीज़ 4000 पर यूनिट। प्रोडक्ट जो है वो 4000 रुपये पर यूनिट पर जो है वो बिकता है, एंड रुपीज़ 150 कमीशन इज़ पेड ऑन ईच यूनिट सोल्ड, और हर यूनिट पर 150 रुपये का कमीशन पे करना पड़ता है। A new product has been introduced by a competitor. It is similar to product C4 and is being marketed at rupees 3200. कॉम्पिटिटर ने बाज़ार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि इससे बड़ा मिलता जुलता है, और कॉम्पिटिटर इसको 3200 रुपये में बेचता है। Ghalib is of the opinion that in future it will have to reduce the sales price to rupees 3500 per unit. अब गालिब को यूँ लगता है कि भाई वो जो हम 4000 रुपये में इस चीज़ को बेच रहे थे वो बेच ही नहीं पाएंगे, यानी कि अब फ्यूचर में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3500 होगी। अब मैं एक यूनिट 3500 में बेच पाऊंगा, मेरा कॉम्पिटिटर 3200 में बेच रहा है, 200-300 रुपये का मेरे पास मार्जिन इसलिए होगा शायद क्योंकि मेरा नाम बना हुआ है। कैलकुलेट एनआरबी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट C4। एनआरबी कैसे कैलकुलेट होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 3500 होगी क्योंकि अब मैं ये चीज़ 3500 की ही बाज़ार में बेच पाऊंगा, 4000 नहीं होगी। और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, इसको बेचने के लिए 150 का कमीशन पे करना होता है, यानी कि आपका आंसर जो है वो 3500 माइनस 150 3350 यानी कि डी आंसर होगा। 20 करते हैं। अरमा एसोसिएट हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री, आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज्ड। टोटल 40 चीज़ें हैं, 40 में से 10 चीज़ें डैमेज्ड हैं, 30 चीज़ें जो है वो सही हैं, ठीक है। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ रुपीज़ 2000 एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज़ 3000। कॉस्ट जो है वो 2000 है और नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस होती है आम हालात में वो 3000 है। द डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर कोई यूनिट डैमेज होगा, यानी कि ये जो 10 यूनिट होंगे तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस के 80% पे बिकेंगे। 3000 का 80% यानी कि ये 2400 रुपये के हिसाब से बिकेंगे। द सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 100 आर इनकर्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड वेदर नॉर्मल और डैमेज्ड। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है वो चाहे डैमेज यूनिट हो चाहे सही यूनिट हो, 100 रुपये की एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इनकर होती है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री? अच्छा, जो फिर गुड यूनिट्स हुए वो 2900 का एक होगा, जो डैमेज यूनिट्स हैं वो 2300 की एनआरवी रखेगा। ये हमने एनआरवी कैलकुलेट कर ली। IS2 ये कहता है कि आप अपने यूनिट्स को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करोगे। ये जो 30 यूनिट्स हैं इसकी कॉस्ट 2000 है, इसकी एनआरवी 2900 है, यानी कि ये 30 यूनिट्स जो हैं ये तो मेरे पास 2000 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड होंगे। ये जो 10 यूनिट्स हैं इसकी एनआरवी 2300 है और इसकी कॉस्ट जो है वो 2000 है। तो अगेन ये जो 10 यूनिट्स हैं इसको भी मैं जो है वो 2000 रुपये के हिसाब से ही वैल्यू करूँगा क्योंकि ये कम वाली वैल्यू है। तो मेरे पास टोटल सारे यूनिट्स की वैल्यू जो है वो 80,000 बन जाएगी। इसने बोला था व्हाट इज़ दी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू में कितनी कमी आएगी? देखें, फ़िलहाल आपके 40 के 40 यूनिट्स जो हैं वो 2000 रुपये के हिसाब से ही रिकॉर्डेड थे, यानी कि फ़िलहाल आपके सारे यूनिट्स की वैल्यू 80,000 थी। और ये एक्सरसाइज करने के बाद भी 80,000 है क्योंकि एनआरवी तो दोनों की कॉस्ट से ज़्यादा है। तो कोई भी कमी नहीं आई इन्वेंट्री में, नहीं कोई भी कमी नहीं आई। तो यहाँ पर हमने इन्वेंट्री के 20 सवाल किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।